हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। आप लोग देख रहे हैं हमारी ये फ्री रिवीजन सीरीज जहां पर हम शुरू करने जा रहे हैं दी सिक्स्थ क्लास ऑफ द एएफएम कंपोनेंट। और इस सिक्स्थ क्लास के अंदर हम मॉड्यूल ए जो है हमारा एएफएम कंपोनेंट का, इसकी डिस्कशन को जारी रखेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विदाउट एनी डिले फर्स्ट क्वेश्चन से। So the question number one says that an expenditure is decided to be capital or revenue depending upon which of the following factors। किन चीजों को ध्यान में रख के हम डिसाइड करेंगे कि जो खर्चा कंपनी की तरफ से किया जा रहा है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो सबसे पहले तो नेचर ऑफ एक्सपेंस, बिल्कुल नेचर ऑफ एक्सपेंस किस तरीके का है, वो एक्सपेंस जो है वो उसका अमाउंट कितना है, ये भी एक बहुत मटेरियल फैक्ट होता है डिसाइड करने में कि वो रेवेन्यू होने जा रहा है, कैपिटल होने जा रहा है। वो रेकरिंग नेचर का एक्सपेंडिचर है, वो लगातार होता है, फ्रिक्वेंटली होता है, रेगुलर इंटरवल ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के बाद होता है, या फिर वो साल में यानी कि अकाउंटिंग पीरियड में एक बार होता है। ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं, राइट। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी, कि रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी उस एक्सपेंडिचर की वजह से बढ़ रही है, कम हो रही है, ये भी डिपेंड करता है। देन बेनिफिट फ्रॉम द एक्सपेंडिचर, वो बेनिफिट जो है वो कितने साल तक हमें मदद करेगा, क्या वो करंट ईयर में ही मदद करेगा या फ्यूचर ईयर्स के अंदर ही मदद करेगा। ये सारी चीजों को ध्यान में रख के वी डिसाइड दैट वेदर अ कैपिटल एक्सपेंडिचर इज देयर और द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज देयर। सो करेक्ट आंसर बनेगा यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर डी, राइट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So question number 2 says that which of the following statement is incorrect। गलत स्टेटमेंट यहां पर कौन सी है। द नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर इज कैपिटल एक्सपेंडिचर इन नेचर, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो एक्सपेंडिचर्स नॉन रिकरिंग नेचर के होते हैं यानी कि जो फ्रीक्वेंटली नहीं होंगे या हर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद नहीं होंगे, वो यूजुअली हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के नेचर के होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो हम सैलरीज पे करते हैं, वो सैलरीज हमें हर महीने पे करनी होती हैं या वीकली बेसिस पे पे करनी होती हैं, वो एक रिकरिंग एक्सपेंडिचर है और ये रिकरिंग एक्सपेंडिचर यूजुअली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं। सो नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर जो है वो हमारा कैपिटल इन नेचर होगा। द परचेज ऑफ मोटर कार्स एंड बिल्डिंग्स इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, दिस इज ऑब्वियसली ट्रू। एसेट्स की परचेज होगी तो वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाने की संभावना होती है, अगर वो एसेट्स हमारे करंट ईयर में ही नहीं फ्यूचर ईयर्स के अंदर भी हमें फायदा देंगे। सो ये कार और बिल्डिंग लंबे समय तक हमें फायदा देने वाली है, सो ऑब्वियसली दे आर कैपिटल इन नेचर। देन एक्सपेंसेस विच हेल्प टू जनरेट इनकम इन द करंट ईयर आर कैपिटल इन नेचर, नो। एक्सपेंसेस जो सिर्फ करंट ईयर के लिए हमें मदद करने वाले हैं, दे आर रेवेन्यू इन नेचर, राइट। सो करंट ईयर के लिए ही अगर आप कोई खर्चा कर रहे हो जो सिर्फ करंट ईयर में काम आएगा तो वो हमारा बन जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहां अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट की बात करें, सो ओनली द थर्ड स्टेटमेंट हियर इज रॉन्ग, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, अ वॉल क्लॉक इज परचेज फॉर 500 फॉर यूज इन ऑफिस फॉर 10 years बट इट मे बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट। अब ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझ लेते हैं। कोई भी एक्सपेंडिचर जब हम एक पर्टिकुलर ईयर के अंदर करें और वो आगे फ्यूचर ईयर्स में भी हमें फायदा दे, तो यूजुअली वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जस्ट लाइक ये जो वॉल क्लॉक हमने ऑफिस के लिए परचेज किया, इसकी कीमत कितनी है 500 रुपीज, बट इट इज गोइंग टू वर्क फॉर 10 years। सो 10 अगले 10 सालों के लिए भी हमारे ऑफिस में नई वॉल क्लॉक का एक्सपेंडिचर हमें नहीं करना पड़ेगा अनलेस एंड अनटिल ये वॉल क्लॉक हमारी बिल्कुल खराब ना हो जाए, ठीक है। अब इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना चाहिए हमें क्योंकि कई सालों तक हमें फायदा देगी, लेकिन दिक्कत यहां पर है कि द अमाउंट ऑफ दिस वॉल क्लॉक इज ओनली ₹500 एंड इफ वी कंपेयर इट टू द स्केल ऑफ द ऑपरेशंस इन द ऑफिस, तो वो हमारा बहुत छोटा एक्सपेंडिचर है। अब अगर हम इसको 10 सालों के लिए अकाउंट करें और कैपिटल एक्सपेंडिचर माने, तो हमें हर साल इसको 50 रुपए करके हमें दिखाना पड़ेगा। इसके ऊपर हमें इसे अपनी जो एसेट साइड है बैलेंस शीट के ऊपर, उसमें वॉल क्लॉक को भी शो करना पड़ेगा। अब ये किस तरीके का एसेट है 500 रुपए का, तो यहां इसलिए हम बेसिकली कौन सा कंसेप्ट यूज कर रहे हैं, हम मेटीरियलिटी कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। मेटीरियलिटी कंसेप्ट क्या कहता है कि किसी भी एसेट की जब हम परचेज करते हैं या कोई भी एक्सपेंडिचर जब हम इनकर करते हैं, हम ये देखते हैं कि वो एक्सपेंडिचर का अमाउंट टोटल स्केल ऑफ ऑपरेशंस के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है या कितना कम है। अगर वो ऑपरेशंस का अमाउंट जो है वो काफी ज्यादा है, जैसे अगर हम कहें कि ऑफिस में हर साल जितना भी एक्सपेंस होता है वो 2 करोड़ का होता है और उसमें ये 500 रुपए की हमने वॉल क्लॉक जो है वो लगा रखी है, तो ये ऑटोमेटिकली बहुत डिस्प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस है और मटेरियलिटी के कंसेप्ट के हिसाब से हम इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान करके उसी साल में शो कर देंगे। इससे उतना हमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता कि इसको रेवेन्यू मानो या कैपिटल मानो, तो इसलिए अपना काम हम हल्का करते हैं, कम करते हैं, हम इसको रेवेन्यू मान के आगे बढ़ जाते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 says the freight expenses for moving machinery to factory is what kind of expenditure। जब भी हम मशीनरी को के अकाउंट को बनाएंगे, मशीनरी के ऊपर होने वाले सभी एक्सपेंडिचर्स को रिकॉर्ड करेंगे, तो हमें पता है कि मशीनरी इज एन एसेट विच इज गोइंग टू वर्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक मशीनरी काम करेगी यानी कि वो है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन
फाइनल मशीनरी को इंस्टॉल करने तक का जितना खर्चा है वो सारा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता है। तो इसमें मशीनरी को परचेज करने का प्राइस भी आएगा, मशीनरी को अपनी उसकी शॉप से अपनी फैक्ट्री तक ट्रांसपोर्ट करने का जो फ्रेट चार्जेस है वो भी आपके इसी कैपिटल अकाउंट में जाएगा। इसके साथ साथ जब आप किसी पर्सन को, किसी लेबर को हायर करोगे उस मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए, तो उसको दी गई जो सैलरी है, उसको दिया गया जो वेज है, वो भी आपके मशीनरी अकाउंट में जाएगा, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्रिएट होगा। तो यहां पर भी आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, कैपिटल एक्सपेंडिचर। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 says that which one of the following statement is incorrect? गलत स्टेटमेंट क्या है? ऑप्शन नंबर ए, द रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट ऑफ द मशीनरी इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब आपको लग सकता है यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है कि जब कोई मशीनरी में डिफेक्ट आ गया है तो उसको हम जब रिप्लेस करने जा रहे हैं तो उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में ट्रीट करना चाहिए, बिकॉज वो मशीनरी के ऊपर खर्चा हो रहा है। लेकिन ध्यान रखिए, मशीनरी में होने वाला वो खर्चा जो बिगिनिंग में हो रहा है मशीनरी के को यूजेबल बनाने के लिए, वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी को परचेज करने का जो प्राइस है, इसके अलावा मशीनरी को ट्रांसपोर्ट करने का यानी उसका जो फ्रेट करने का जो चार्जेस हैं वो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मशीनरी को इंस्टॉल करने के जो चार्जेस लग रहे हैं वो सारा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन अब सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर करके अब मशीन को आप यूज करने लगे हैं। अब यूज करते हुए अगर उसमें कोई डिफेक्ट आ गया और उसको आप सही करवा रहे हो, रिप्लेस करवा रहे हो, तो वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जाएगा। जिस साल में ये एक्सपेंडिचर किया गया है ये उसी साल के अंदर रिकॉर्ड होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है, दैट रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट ऑफ द मशीनरी इज रेवेन्यू। नेक्स्ट, डेली वेजेस पेड फॉर इरेक्शन और इंस्टॉलिंग ऑफ मशीनरी इज कैपिटल। यस, दिस इज आल्सो करेक्ट। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? मशीनरी का परचेज प्राइस, उसको ट्रांसपोर्ट करने का प्राइस, उसको इंस्टॉल करने का प्राइस। तो ये जो पेजेस वेजेस हम देंगे इंस्टॉल करने के लिए, दैट इज आल्सो कैपिटल। अंडर राइटिंग द कमीशन फॉर इशू ऑफ शेयर्स इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नहीं, ये कि तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि जब हम शेयर्स को इशू करने जा रहे हैं तो उसका जो कमीशन हम देते हैं, पे करते हैं, उसको जब अंडर राइट कर रहे हैं तो बेसिकली दिस इज गोइंग इनटू द टोटल एक्सपेंस विच इज इनकर्ड टू इशू दोस शेयर्स। तो ये शेयर जो है वो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर जाने वाले हैं, फ्यूचर के लिए भी हमें काम आने वाले हैं। तो ये हमारा बनेगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, एंड दिस इज थिंकिंग टू बी कमिंग आउट टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, द एक्सेस ऑफ सेल प्राइस ऑफ मशीनरी over its written value but less than the cost price, it is treated as the revenue receipt. yes, ये एक रेवेन्यू इनकम है, रेवेन्यू रिसीट है, ना कि कैपिटल रिसीट है। क्योंकि जब भी आप मशीनरी का जो सेलिंग प्राइस है, यानी जब आप उसको सेल करेंगे, उसकी वो यूजेज आप कर चुके हो, तो उसकी सेल प्राइस कह लीजिए, या फिर आप उसकी जो सैल्वेज वैल्यू है वो कह लीजिए, इसकी रिटर्न वैल्यू से ज्यादा है, लेकिन कॉस्ट वैल्यू उससे कम है। यानी कि मशीनरी को लेटेस्ट से हमने खरीदा था 2000 रुपीज के अंदर, राइट उसकी जो अब स्क्रैप वैल्यू बची है, उसको जो अब हम पूरा यूज करने के बाद जब अब बेचने जाएंगे हम उसको, तो उसका हमें मिलेगा लेटेस्ट से 500 रुपीज, राइट। लेकिन अभी जो सेल प्राइस है दैट इज ओवर इट्स रिटर्न वैल्यू बट लेस देन द कॉस्ट प्राइस। अब एक्चुअली मशीन को हम इतना यूज कर चुके हैं कि उसकी जो वैल्यू अब बची है बुक में वो सिर्फ 100 रुपीज बची है। तो अब जब आप इसको बेचने जाओगे तो आपको मिलेंगे 500 रुपए, तो आपको एक्चुअली में 400 रुपीज का डिफरेंस मिल रहा है। अभी जो 400 रुपीज आपके पास आ रहे हैं, ये आपके कैपिटल रिसीट है या ये आपकी रेवेन्यू रिसीट है? ये आपकी रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट नहीं है। क्योंकि आपने करंट ईयर में ही एक इस तरीके से देखिए, आपने एक सेलिंग कर दी अपने एक एसेट की और उसके बदले में आपको एक पैसा मिल गया है। इसको कैपिटल रिसीट अगर हमें बनाना पड़ता तो हम इसकी रिटर्न वैल्यू से पहले, इसकी स्क्रैप वैल्यू खत्म होने से पहले हम इसको जो है सेल करते, राइट। तो करेक्ट आंसर यहां पर हम क्या बनेंगे? ऑप्शन नंबर सी, अंडर राइटिंग कमीशन इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हमारे जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। Again, question number 6, conceptual question, for an expense to be classified as revenue or capital, it depends on what? तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो भी एक्सपेंस होता है उसका किस तरीके का नेचर है, उसका क्या ड्यूरेशन है, उसका क्या इफेक्ट होता है रेवेन्यू अर्निंग कैपेसिटी पे, वो सारी चीजें डिसाइड करती हैं वेदर इट इज गोइंग टू बी अ रेवेन्यू और अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। Now this is a question related to the bills of exchange. So which among the following statement is or are correct? Acceptance by other person is must, otherwise it would not be a valid bill of exchange. बिल ऑफ एक्सचेंज जब भी हम बनाते हैं तो उसको एक्सेप्टर जो है उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, क्योंकि whenever a bill of exchange is drawn by the drawer, the drawee has to accept that bill of exchange. यानी कि दूसरी पार्टी को मानना पड़ेगा कि हाँ ये बिल ऑफ एक्सचेंज मैं मानता हूँ, इसकी मैं जो पेमेंट लिखी हुई है वो मैं आपको करूंगा। तो ये एक्सेप्टेंस अगर नहीं की जाएगी तो इट वुड नॉट बी अ वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। ये तो हमारी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर तो ऑप्शन ये लग रहा है, बाकी ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। अ बिल ऑफ एक्सचेंज मस्ट बी इन राइटिंग, ठीक है, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। द ऑर्डर टू मेक पेमेंट इज अनकंडीशनल,
ये भी जो है बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सो ऑल ऑफ द अबव इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज में आपकी एक्सेप्टेंस दोनों पार्टीज की होनी चाहिए, उसमें रिटर्न में ये बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो बनना चाहिए, और ये जो ऑर्डर है पेमेंट करने का वो अनकंडीशनल होता है, यानी कि इसमें कोई कंडीशन नहीं लगाते। ये आपको, अगर आपने एक्सेप्ट किया बिल ऑफ एक्सचेंज, इसका मतलब जब भी वो बिल ऑफ एक्सचेंज आपको प्रस्तुत किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा, यू विल हैव टू पे इट बैक। क्लियर? सो नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 8 रिलेटेड टू द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो यहां पर बताया गया कि इफ द बिल is drawn on 28th of April 2023, it is payable after 30 days, what is the final maturity date of the bill? So अगर हमें 30 डेज का पेबल टाइम दिया गया, यानी कि 28 अप्रैल को बिल बनाया गया है, और 30 डेज बाद यानी कि 28th ऑफ मई 2023 ये बिल जो है वो आपका पेबल हो जाना चाहिए, लेकिन फाइनल मेच्योरिटी डेट कैलकुलेट करने के लिए हम 3 दिन का ग्रेस पीरियड इसके अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, तो 3 डेज का ग्रेस पीरियड मिलेगा, तो 29, 30, 31 में 2023 को ये बिल जो है वो जाकर के मेच्योर होगा। दिस इज द फाइनल मेच्योरिटी डेट। Look at the next question. What is the accounting entry in the books of the creditor on the date of the final maturity of the bill in case the creditor retains the bill till maturity? So आपने क्या किया है, आपने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया, आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन को क्रेडिट पे सामान बेच दिया था, और उसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज जो है ड्रॉ किया, उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अब जब फाइनल मेच्योरिटी उस बिल की हो जाएगी, तब आप क्या करेंगे, आप उसको पेमेंट के लिए लेकर जाएंगे। तो अपने अकाउंट बुक्स के अंदर आप क्या एंट्री करेंगे, क्योंकि अब बिल को आप इन कैश करा रहे हैं, आप उसको उसकी पेमेंट जो है वो रिसीव कर रहे हैं, तो पेमेंट या तो कैश में रिसीव होगी या तो बैंक्स में रिसीव होगी। तो क्या होगा यहां पर, वी विल डेबिट द कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, जहां भी आप कैश में अगर पेमेंट लेते हैं, अगर आप बैंक में जाकर उसको डिपॉजिट करते हैं तो बैंक में पेमेंट आएगी, तो कैश या बैंक अकाउंट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट होगा आपका बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, क्योंकि जब ये बिल आपने रिसीव किया था, तब आपने क्या अकाउंटिंग एंट्री बनाई होगी, आपने तब जो डेबिट किया होगा बिल्स रिसीवेबल, और आपने क्रेडिट किया होगा उस सेलर का अकाउंट, उस सेलर का अकाउंट जिससे आपने पेमेंट लेनी है, उस पर्सन का जो आपका डेटर है। ठीक है, तो वो आपने क्रेडिट कर दिया होगा डेटर को, राइट। तो ये इस तरीके से, अब जब आप फाइनल उसको इनकैश कराने जा रहे हैं, तब आप कैश को डेबिट करेंगे या बैंक को डेबिट करेंगे, और आप उस बिल्स रिसीवेबल को जिसको आपने वहां डेबिट किया था, यहां पर क्रेडिट करके बैलेंस करेंगे। करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कैश या बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। Now the next scenario in question number 10 is that what is the accounting entry when the creditor discounts the bill in a bank? इसका मतलब क्या हुआ, जो बिल आपके पास आ चुका है, मैच्योर होने से पहले ही, मैच्योरिटी डेट से पहले ही आप वो बैंक के पास लेकर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे इसका कैश दे दो, और कुछ डिस्काउंट जो है वो मुझे इसमें चलेगा, वो एक तरीके से फीस हो जाती है जो आपने बैंक को पे कर दी है, राइट। तो अब आपके कौन से अकाउंट यहाँ पर इंपैक्ट होने वाले हैं, आपका जो है एक तो यहाँ पर बैंक अकाउंट है इंपैक्ट होगा, ठीक है, आपका जो बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट था वो इंपैक्ट होगा, और आपका डिस्काउंट अकाउंट जो है वो इंपैक्ट होगा। ठीक है, अब कैश या जो आपका जो पैसा है जो आप बैंक से लेने वाले, वो आप कैश की फॉर्म में लोगे, बैंक की फॉर्म में लोगे, तो ऑब्वियसली जब आप बैंक में जाकर के उसको जमा कर रहे हैं, तो बैंक से वो पैसा आने वाला है, सो यू विल बी डेबिटिंग योर बैंक अकाउंट। ठीक है, एंड यू विल बी डेबिटिंग योर डिस्काउंट अकाउंट, एंड यू विल बी क्रेडिटिंग योर bills receivable account. So you will debit your bank account, you will be debiting your discount account, and you will be crediting your bills receivable account. करेक्ट आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी। आई होप आपका क्लियर हो गया, क्योंकि ये जो डिस्काउंट ले रहे हैं हम बैंक से, अगर लेटेस्ट से हमारा जो बिल ऑफ एक्सचेंज था वो 1000 रुपए का था, तो हम बैंक से बोलेंगे कि देखो मैच्योर नहीं हुआ है अभी 1000 रुपए, जब ये मैच्योरिटी हो जाएगी, तुम जा करके जिस पर्सन से हमें पैसे लेने हैं उससे पूरे पूरे 1000 रुपए वसूल कर लेना, हमें पहले ही पैसा दे दो। कितने पैसे दे दो, मुझे सिर्फ 950 रुपीज दे दो। तो बैंक को जब एक्चुअली में 1000 रुपए मिलेंगे, तो उसको 50 रुपए की इनकम हो जाएगी बैंक को। ये 50 रुपए आपकी तरफ से क्या है, आपकी तरफ से डिस्काउंट है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने दिखा दिया कि मुझे 950 रुपीज मिले हैं इन दी बैंक, मुझे 50 रुपीज जो है वो डिस्काउंट अकाउंट में मिले हैं, और बिल्स रिसीवेबल जो था वो मैंने आपका पूरा पूरा 1000 रुपए क्रेडिट कर दिया। क्लियर, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, एंड बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट। So, question number 11 is again a very simple conceptual question, that when a bill is drawn and is accepted, which of the following journal entry is passed in the books of the drawer? So, drawer कौन होता है, who has drawn the bill? So, अगर आप किसी को भी क्रेडिट पे कोई सामान दे रहे हो और उससे आपको फ्यूचर में पेमेंट लेनी है, तब आप बिल ऑफ एक्सचेंज बनाते हो, एंड जो बनाता है वो बन जाता है ड्रॉर। हु ड्रॉज द बिल, द ड्रॉर ड्रॉज द बिल। तो जब आप ड्रॉर बनोगे तो क्या एंट्री अपने अकाउंट में पास करोगे, बेसिकली आप ये रिकॉर्ड करोगे कि मुझे फ्यूचर में पैसे लेने हैं फ्रॉम
एक्सेप्टर, द पर्सन हु हैज एक्सेप्टेड द बिल। सो क्या बनेगा, बिल्स रिसीवेबल का अकाउंट डेबिट होगा, एक्सेप्टर का अकाउंट क्रेडिट होगा, और आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा, डेबिट टू द बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड क्रेडिट टू द एक्सेप्टर्स अकाउंट। So the next is question number 12. Which of the following given statement is wrong? कौन सी स्टेटमेंट गलत है? There are थ्री पार्टीज इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज में तीन पार्टीज होती है, बिल्कुल तीन पार्टीज होती है। पहली पार्टी कौन होता है? पहली पार्टी होता है जिसने ड्रॉ किया है बिल, दैट इज ड्रॉर। ठीक है। दूसरी पार्टी कौन होती है? जिसने बिल को एक्सेप्ट किया है, वो कौन बनेगा? ड्रॉई। और तीसरी पार्टी वो होती है जिसको वो बिल का पेमेंट जाना है, वो बन जाता है आपका पेई। यूजुअली क्या होता है कि ड्रॉर्स एंड पेई दीज आर द सेम पर्सन। आप जो बिल ड्रॉ करता है वो खुद ही पेमेंट को रिसीव भी करता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम इस बिल को किसी और पार्टी को इंडोर्स करके दे सकते हैं, या हम बिल में ये लिख सकते हैं कि आप मुझे पैसा मत दीजिए, इस पर्टिकुलर पर्सन को पैसा दीजिएगा, तो वो बन जाता है पेई। तो यस, देयर आर थ्री पार्टीज इन द बिल ऑफ एक्सचेंज, दिस इज एब्सोल्युटली राइट। द ड्रॉर इज द पर्सन अपॉन whom द बिल ऑफ एक्सचेंज इज ड्रॉन। ड्रॉर वो पर्सन है जिसके ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया जाता है? नहीं, ड्रॉर इज द पर्सन हु एक्चुअली मेक्स द बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। ड्रॉई इज द मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज, नहीं, ड्रॉई इज नहीं, मेकर ऑफ द बिल ऑफ एक्सचेंज इज द ड्रॉर, एंड ड्रॉ इज द पर्सन अगेंस्ट whom द बिल ऑफ एक्सचेंज इज बीइंग ड्रॉन। आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो रही है। ड्रॉर कौन होता है? जो बिल को बनाता है, बिल मेकर। ड्रॉई कौन होता है? हु एक्सेप्ट्स द बिल, यानी कि वो मानता है कि हाँ मुझे कुछ पेमेंट आपको फ्यूचर में प्रोवाइड करनी है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहां पर क्या है कि आपको गलत स्टेटमेंट पूछी गई है, तो 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इसी के ऊपर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आया, दैट विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। गलत स्टेटमेंट क्या है? नॉर्मली द ड्रॉर एंड द पेई आर द सेम पर्सन। यस, नॉर्मली द ड्रॉर एंड द पेई दे आर सेम पर्सन, दिस इज एब्सोल्युटली राइट, अभी मैंने आपको बताया। द ड्रॉर एंड द ड्रॉई कैन नॉट बी द सेम पार्टीज इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। ड्रॉवर और ड्रॉई ये दोनों सेम कैसे हो सकते हैं? क्योंकि यहाँ दो पार्टीज तो कम से कम इन्वॉल्व होनी चाहिए। जब आप किसी के अगेंस्ट बिल बनाते हो तो वो पर्सन दूसरा होना चाहिए, दे कैन नॉट बी द सेम पार्टी। आप खुद के ऊपर ही बिल थोड़ी बनाएंगे, राइट? तो ये जो हमारी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, इट कैन नॉट बी द सेम पर्सन। According to the Reserve Bank of India Act, a promissory note payable to the bearer is legal। कि आरबीआई एक्ट के तहत प्रॉमिसरी नोट जो है वो लीगल होता है। देखिए, लीगल तो होता है प्रॉमिसरी नोट, बट इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द आरबीआई एक्ट बट द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। तो एक्ट जो है वो यहाँ पर गलत दिया गया है, सो सी स्टेटमेंट आई थिंक इज इनकरेक्ट। A promissory note does not require any acceptance. Yes, it does not require any acceptance because promissory note is basically made by the person who is going to pay। तो ये प्रॉमिस ही है, प्रॉमिसरी नोट में एक्चुअली क्या किया है? प्रॉमिस टू पे। सो अगर कोई प्रॉमिस टू पे कर रहा है तो उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है, तो इसी वजह से प्रॉमिसरी नोट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी एक्सेप्टेड। द करेक्ट आंसर बिकम्स हियर ऑप्शन नंबर सी। So the next question is in relation to the promissory note. Which of the statement is wrong about promissory note? So there are two parties in the promissory note. This is correct क्योंकि promissory note में एक पर्सन जो है वो पे करने वाला पर्सन है। The person who is making the promissory note is actually the person who is drawing, वो ड्रॉर है, और वो ड्रॉर ही क्या होता है? वही आपका पेयर होता है जो पे करेगा। और दूसरी पार्टी जो इन्वॉल्व है वो कौन सी पार्टी है? जो उसको एक्सेप्ट करेगी। तो कोई थर्ड पार्टी की यहाँ जरूरत नहीं है, जो पेई है वो इसको एक्सेप्ट करता है, वही इसका ड्रॉई होता है। ठीक है, सो देयर आर टू पार्टीज टू द प्रॉमिसरी नोट, दिस इज राइट। ड्रॉई इज द पर्सन हु मेक्स और ड्रॉज द प्रॉमिसरी नोट, नो, द ड्रॉर इज द पर्सन हु मेक्स और ड्रॉज द प्रॉमिसरी नोट। तो हमारे ऑप्शन नंबर बी गलत है। पे इज द पर्सन इन हुज फेवर द प्रॉमिसरी नोट इज ड्रॉन। यस, जो ड्रॉर है वो आपका पेयर है, जो पे करने वाला पर्सन है, और ड्रॉई कौन है? जो पेई है। ड्रॉ इज द पर्सन इज द पेई एंड उसके फेवर में मिला है आपको प्रॉमिसरी नोट। जनरली द ड्रॉ इज ऑल्सो द पेई। यस, द ड्रॉ इज ऑल्सो द पेई। सो द करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर बी, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट द क्वेश्चन नंबर 15 says which of the following statement is wrong। गलत स्टेटमेंट यहां पर क्या है? नोटिंग ऑथेंटिकेट्स द फैक्ट ऑफ डिसऑनर। जब भी आपका प्रॉमिसरी नोट या आपका बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर होता है, यानी कि जिसको पेमेंट करनी चाहिए थी वो पेमेंट नहीं करता है, तब आप क्या करते हैं? आप नोटरी के पास जाकर के उससे नोटिंग करवाते हैं। नोटिंग इज बेसिकली द प्रूफ कि मैच्योरिटी होने के बाद भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज को पे नहीं किया गया या प्रॉमिसरी नोट को पे नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। अ फीस इज चार्ज बाय द नोटरी विच इज कॉल्ड नोटिंग चार्जेस। यस, वो जो नोटरी है वो इसकी बात की एक फीस लेता है, छोटी सी फीस लेता है वो। When a bill is dishonored, it is customary to get it noted by the notary public। Yes, it is customary। क्योंकि कैसे पता चलेगा कि वो जो बिल है एक्चुअल में डिसऑनर हुआ है नहीं हुआ है? आप नोटरी को जाकर दिखाते हैं कि देखिए ये बिल है, ये इसकी मैच्योरिटी डेट है, ये मैच्योरिटी डेट आ चुकी है और अभी तक मुझे पेमेंट नहीं मिली है। तो इसको रिकॉर्ड करने का काम जो है वो नोटरी करता है। ठीक है, लास्ट स्टेटमेंट कहती है नोटिंग चार्जेस आर अल्टीमेटली बोर्न बाय द ड्रॉर। नो, नोटिंग चार्जेस आर बोर्न बाय द ड्रॉई।
जो नोटिंग चार्जेस हैं वो अल्टीमेटली ड्रॉर नहीं जो है उसको बेयर करता, क्योंकि उसको तो पैसे लेने हैं। अगर चेक डिसऑनर हुआ है, आपका बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हुआ है, तो ये उसकी गलती थोड़ी है जिसने पेमेंट एक्सेप्ट करनी है, ये उसकी गलती है जिसको पेमेंट देनी है। सो दैट इज द पर्सन, दैट इज द ड्रॉई इज गोइंग टू बी impacted by this, and the cost will be ultimately borne by the drawee only. So the correct answer here is option number D. Next is your question number 16. Again, we have to find the incorrect statement out of this. The kite bill is an informal name for accommodation bill. Yes, accommodation bill का एक informal name होता है kite bill. इसको help bill भी बोल देते हैं. Second statement is accommodation bill is a bill drawn and accepted for mutual help. Yes, it is drawn and accepted for mutual help. Accommodation bill usually इस तरीके का होता है जहां पर दोनों parties जो हैं वो mutually decide करती हैं in order to help one of the parties. This bill is drawn, right? So it is an accommodation bill. Due date is the period between the dates of drawing the bill and when it comes due for payment. No, due date is the date when it becomes due for payment. ये कोई period नहीं है, ये वो exact date है जिस दिन वो जो bill है वो due हो जाता है plus your 3 days का grace period. ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहां पर क्या बनेगा? द रॉन्ग स्टेटमेंट इज ओनली द थर्ड स्टेटमेंट. नाउ रीड द 17th क्वेश्चन वेरी केयरफुली. वीडियो को थोड़ा पॉज भले कर दीजिए और फिर इसका आंसर सोचिए क्या होगा. मैं इस क्वेश्चन को रीड कर देता हूं. दैट महेश ड्रॉज अ बिल ऑन संजय फॉर ₹3,000. महेश endorsed it to सुरेश. सुरेश endorsed it to रमेश. द पे ऑफ द बिल विल बी whom? सो वीडियो पॉज कर लिए. बहुत ही सिंपल है वैसे तो इसको आंसर करना. देखिए महेश ने बिल ड्रॉ किया है ऑन संजय फॉर ₹3,000, तो महेश क्या बनेगा? महेश बनेगा ड्रॉर पहले तो, ठीक है. और संजय क्या बनेगा? ये बनेगा ड्रॉई, राइट. अभी तो जो पेई है वो आपका महेश है, लेकिन महेश ने इसको इंडोर्स कर दिया सुरेश के फेवर में, और सुरेश ने इसको इंडोर्स कर दिया रमेश के फेवर में. तो अब फाइनल पेई कौन होगा? फाइनली पैसा किसको मिलेगा? फाइनली जो बिल है वो किसके पास है? फाइनली बिल है रमेश के पास, एंड रमेश अल्टीमेटली विल बी द पेई फॉर द सेम, राइट. लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर अवेलेबल टू द रिसीवर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज? जो बिल ऑफ एक्सचेंज को रिसीव करने वाला होता है उसके पास फॉलोइंग ऑप्शंस होते हैं. क्या ऑप्शंस होते हैं? रिटेन द बिल टिल मैच्योरिटी. जब तक बिल मैच्योर नहीं होता अपने पास रखिए. डिस्काउंटिंग द बिल विद द बैंक. मैच्योरिटी से पहले बैंक के पास लेकर जाओ और उसको कुछ चार्ज पे करके उसको पहले ही कैश करा लो. इंडोर्स द बिल इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर. किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के फेवर में वो बिल को इंडोर्स कर दो, यानी कि मुझे किसी से पैसे लेने हैं, पर्सन ए से मुझे पैसे लेने हैं और पर्सन बी को मुझे पैसे देने हैं, तो मैं क्या करूंगा? पर्सन ए से जो बिल मिला है मुझे वो मैं पर्सन बी के फेवर में इंडोर्स कर दूंगा कि देखिए पर्सन बी, आप डायरेक्टली पर्सन ए से पैसा ले लीजिए. ये तीनों चीजें मैं कर सकता हूं, इसलिए मेरा आंसर यहां पर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव. सो द 19th क्वेश्चन, व्हाट इट सेज दैट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है यहां पे. और स्टेटमेंट 1 सेज दैट बिल रिसीवेबल इज अ लायबिलिटी. बिल्स जो आपको रिसीव करने हैं वो लायबिलिटी नहीं, वो आपके एसेट होते हैं. जो बिल आप रिसीव करोगे वो क्या है? एक्चुअली वो एक चीज है जो आपको फ्यूचर में फायदा देगी, वो एसेट है. बिल्स पेएबल वो लायबिलिटी है, वो एक प्रोविजन है जो आपको करना है कि फ्यूचर में आपको पैसे लौटाने हैं. ये एक तरीके से बिल पेएबल क्या होता है? लोन है. बिल रिसीवेबल क्या है? ये लोन आपने किसी को दे रखा है. सो यहाँ पर एसेट लायबिलिटी हमने उल्टी कर दी है, इंटरचेंज कर दिया है. तो फर्स्ट एंड सेकंड तो मुझे गलत लग रही है स्टेटमेंट्स. द फ्रॉम एन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बिल्स ऑफ एक्सचेंज आर ऑफ टू टाइप्स. यस, दे आर ऑफ टू टाइप्स. बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो आपके टू टाइप्स के होंगे, और इसीलिए बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेएबल, ये जो दो टाइप्स हैं वो आपका करेक्ट है. करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 1 एंड 2. Now look at the last question of the day, that which act governs the bills of exchange in India? Companies Act or Indian Negotiable Instruments Act or Foreign Exchange Management Act or Consumer Protection Act? It is very simple. Indian Negotiable Instruments Act of 1881 is the act जिसके तहत bills of exchange को, checks को हम लोग regulate करते हैं, right? So that was all the revision regarding the bills of exchanges and capital revenue expenditures in this session. Next session के अंदर हम अगेन मॉड्यूल ए को कंटिन्यू रखेंगे. तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और ध्यान रखिए कि ये जो वीडियोस हम आपके लिए लाते हैं दोस्तों, इसमें अगर आप इनको लाइक करते हैं तो प्लीज कुछ फीडबैक जरूर दीजिए. वीडियोस को लाइक करके या कमेंट करके हमें बताइए कि वीडियोस में क्या सही लग रहा है आपको, क्या और अच्छा हो सकता है. और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए प्लीज मत जाइए, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आगे फ्यूचर के अंदर एडुटैप इज गोइंग टू कम अप विद मोर ब्रिलियंट कंटेंट फॉर द अपकमिंग जैब एग्जामिनेशंस. और वो कंटेंट और अच्छा हो, इसको बनाने के लिए हमें आप लोगों की भी मदद चाहिए, हमें आप लोगों से भी इनपुट चाहिए, जो आप हमें कमेंट सेक्शन में या मेल के थ्रू ऑन hello@edutap हमें बता सकते हैं, या फिर आप कॉल कर सकते हैं 8146207241 पे, एंड यू कैन टेल अस, राइट. सो जय हिंद एंड जय भारत.